गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करना है हमको। अभी तक हमने चैप्टर 20 को कंप्लीट किया है। आज हम चैप्टर 21 यानी कि लास्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईपी का ये आखिरी चैप्टर है, इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी को अब तक जो भी टाइम निकला है कोई बात नहीं, आप ऑनेस्टली आपको स्टडी करना है और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। पूरे एक एक क्वेश्चन एक एक चैप्टर को ऐसा याद कर लेना है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन सके 12th क्लास में। क्योंकि आपको मैंने बोला है जो हमारा आईपी सब्जेक्ट है वो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट जैसा ही सब्जेक्ट है, कंप्यूटर के नॉलेज के साथ है तो और भी ईजी हो जाता है, ठीक है। इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से स्टडी करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट ऑफ आईटी एप्लीकेशन में आपको बेसिकली 3 टाइप की एप्लीकेशन होती है, जैसे कि हमने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। क्लास 11th में जो हमने चैप्टर 19 पढ़ा था जिसमें कि आईटी एप्लीकेशंस पढ़ी थी, वो सेम टू सेम आईटी एप्लीकेशन आपकी चैप्टर 21 में है। वही सेम सारे क्वेश्चंस है। अगर आपने 11th में चैप्टर 19 को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये चैप्टर 21 भी थोड़ा सा भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो चैप्टर 21 में जो एप्लीकेशंस है वो बेसिकली वही 3 एप्लीकेशंस है, ई कॉमर्स, ई लर्निंग और ई गवर्नेंस। हमने 19 चैप्टर 11th में पढ़ा था। ई कॉमर्स यानी कि ई बिज़नेस और ई लर्निंग यानी कि जिससे हम सीखते हैं। उसके बाद में ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जब गवर्नमेंट अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी एग्ज़ाम, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक वे में मैनेज करती है तो उसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आईटीज़ ऑन सोसाइटी पे क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं इसके, यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है। पहले डेफिनेशन स्टार्टिंग में हम देख लेते, डेफिनेशन क्या है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, आईटीसी का मतलब क्या है। जो इसमें आपने लिखा आईटीसी लिखा है तो आई का मतलब तो आपको पूरे आईपी में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, एंड सी का मतलब है कम्युनिकेशन, टी का मतलब है टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये हमारे चैप्टर हैं। यहाँ पर हमने सेवरल डेफिनेशन हैज़ बिन गिवन टू एक्सप्लेन दी इंटरप्ट दी एक्रोनॉमी आईटीसी। आईटीसी को समझाने के लिए वैसे तो कहीं सारी एप्लीकेशन दी गई है, बट आईटीसी इज generic terms referring to technologies that are used for collecting, storing and editing and passing on information in various forms। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कोई भी नॉलेज आपके पास है, तो उन नॉलेज को या उन इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, सबको बताने के लिए, सब तक पहुंचाने के लिए हम लोग आईटीसी का यूज़ करते हैं। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटीसी का उपयोग करके, जैसे कि आईटीसी में एग्जांपल ले लिया हमने यूट्यूब का, तो यूट्यूब में क्या करते हो आप, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो टेक्निकल वे में दूसरे तक शेयर करते हो। तो इस तरह से टेक्निकल वे में अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना आईटीसी कहलाता है। अब क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आईटीसी के। अब हमें पता है कि अगर हम यूट्यूब चला रहे हैं तो यूट्यूब चलाने के कुछ फ़ायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे। तो इन सभी के क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ते हैं और क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ते हैं वो सभी हमको स्टडी करना है। द इम्पैक्ट ऑफ आईटीसी ऑन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन एडिशनल इफेक्ट ऑन सोसाइटी। जो भी आईटीसी का यूज़ करते हैं, जो आईटीसी में इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, उसका सोसाइटी पे एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। इज़ मोर पीपल बिगनिंग टू वर्क फ्रॉम होम, जैसा कि कहीं सारे लोग काम को घर से करते हैं और जॉब्स बिकम डेस्किल्ड, और जॉब उनके क्या हो जाते हैं, बहुत वो डेस्किल्ड हो जाते हैं। और जॉब्स आर टेकन ओवर बाय अ कंप्यूटर, और जॉब्स क्या करते हैं वो कंप्यूटर भी करते हैं। द इम्पैक्ट आर गोइंग टू बी वेरी सीवर्स, कंसिडर दैम हियर। उन जब लोग घर से काम करते हैं या तो फिर बिना किसी स्किल के काम करने लग जाते हैं जॉब में जब लोग, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उन सभी को यहाँ पर एक एक करके समझाया गया है। उन सभी को हम समझते हैं। इंक्रीज्ड लीजियर टाइम, यानी कि उनके काम करने का टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है।
इसका जो पहला पॉइंट है जो हमें ये क्लियर कर रहा है कि जब हम लोगों को घर से काम करने के लिए अनुमति दे देते हैं तो कोई भी व्यक्ति जब घर पे रहता है तो उसे कहीं सारे घर के काम आ जाते हैं और वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दे पाते हैं कंपनी को, जिससे कि कंपनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती है। लेकिन जब एक ऑफिस टाइम में काम करने की बात होती है तो अब ऑफिस टाइम में व्यक्ति काम को करता ही है और उस काम से हमारे प्रॉफिट या रेवेन्यू बढ़ता है। तो पहला ये माइनस पॉइंट हो जाता है। देख सेकंड है डेजर्ट सिटी सेंटर्स, होम शॉपिंग ओवर द इंटरनेट, रिड्यूस ऑफिस ड्यू टू मोर टेली वर्कर, दिस विल बोथ रिजल्ट इन फ्यूअर बिल्डिंग इन सिटी सेंटर्स। मतलब कि जितनी भी सिटी हो, देखो सभी लोग क्या करते हैं, घर से बैठे बैठे शॉपिंग कर रहे हैं, तो जिससे कि इंटरनेट का यूज़ करते हुए सब घर पे बैठे बैठे शॉपिंग करते हैं। तो शॉपिंग करने में क्या होता है कि बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, सब आप घर से ही बेच रहे हो, घर से ही खरीद रहे हो। तो यहाँ पे ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको सिटी में जगह मिल जाती है और सिटी में यहाँ पर जो शॉपिंग मॉल्स और बिल्डिंग्स है वो कम हो जाती है। नेवर अवे फ्रॉम वर्क, कभी भी काम नेवर अवे फ्रॉम वर्क, एज द नंबर ऑफ डेली वर्क इंक्रीज दे विल टेंड टू वर्क एंड लाइव इन सेम प्लेस। दे में फील एज दो दे आर नेवर अवे फ्रॉम दी जॉब, कभी भी वो लोग जॉब से दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि काम कर रहा है तो घर से काम करना है तो कभी दूर, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इम्पैक्ट दिए हुए हैं। इंक्रीज स्ट्रेस एट होम, लेकिन जब क्या होता है कि जब हम अपने ऑफिस के वर्कों को घर पे ले आते हैं तो घर का काम और ऑफिस का मतलब पर्सनल और प्रोफेशन में हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और घर पे भी क्या होता है इसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। जबकि हम अगर ऑफिस का वर्क ऑफिस में कंप्लीट करके आ जाए तो घर पे इसका स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंक्रीज स्ट्रेस एट होम। Equality for disadvantages people. Equality for disadvantages here means those that can afford a computer but are in some way barred from attending a workplace, possibly because of a disability. These people can now compete with the able bodies worker. मतलब क्या है, इक्वलिटी फॉर डिसएडवांटेजेस पीपल, मतलब कुछ यहाँ पर सभी को बराबर से प्रायोरिटी नहीं मिलती है, किसी को इक्वल प्रायोरिटी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। लेक ऑफ प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी ज़्यादा नहीं रह पाती क्योंकि हम इंटरनेट यूज़र हैं, तो कहीं सारी प्राइवेसी हमारी मिस हो जाती है। रिड्यूस नंबर ऑफ मैनुअल जॉब, यानी कि जो मैनुअली जॉब मिलते थे वो सारे जॉब अब ख़त्म हो रहे हैं। ये जितना भी डिस्क्रिप्शन है इसमें आपको ये सारे पॉइंट्स आप मन से भी लिख सकते हो। आपको पता है कि मोबाइल चलाने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप इसकी बुकिश लैंग्वेज पे ना जाएं, सारे पॉइंट्स को अपने मन से लिखें कि हाँ ये अब घर पे काम किया जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा, अगर घर से शॉपिंग करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, घर से हम अगर सीख लेंगे तो क्या फ़ायदा है और क्या लॉसेस है। पहले आप इसके प्रॉफिट्स लिखें, फिर उसके बाद में इसके लॉसेस लिखें। हमारा जो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें है हमारा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की बात की जाए तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। जब गवर्नमेंट अपने सारे टास्क, अपने सारे वर्क को टेक्निकल वे में, यानी कि अपने इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से मैनेज कर रही होती है, इंटरनेट का यूज़ करते हुए टेक्निकल वे में मैनेज करती है, तो उसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट और कॉमन पीपल दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जो भी गवर्नमेंट के टर्मोलॉजी वैकेंसीज निकलती है वो कॉमन पीपल को भी मिल जाती है, उसको भी इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ इस पोस्ट के लिए वैकेंसी मिली है तो मुझे इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट और आम जनता के बीच में एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता आ गई है। जो गवर्नमेंट रूल निकालेगी वो डायरेक्ट जनता को पता चलेंगे और जो गवर्नमेंट की वैकेंसी वो भी डायरेक्ट जनता को पता चल जाएगी। ठीक है, तो ई गवर्नेंस ने, क्योंकि पहले ऐसा होता था, अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो जो भी हमारे गवर्नमेंट्स थे उन गवर्नमेंट्स की स्कीम्स को सिर्फ ऑफिस वाले ही जानते थे या जो गवर्नमेंट पोस्ट में हैं वही जानते थे। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स को या वहीं पर रहने वाले मेंबर्स को उसकी इन्फॉर्मेशन देकर जॉब लगवा दिया करते थे। और जो डिज़र्व करता है, जो वर्क कर रहा है, जो स्टडी कर रहा है, जो उस पोस्ट के लिए हार्ड मेहनत कर रहा है, उसे वो पोस्ट नहीं मिल पाती थी। तो ई गवर्नेंस ने क्या करा, ये जो बीच में घूसखोरी हुआ करती थी, जो बीच में सारी पोस्ट को ऐसे ही ले लिया जाता था, उन सबको हटा के जो डिज़र्व करता है उसे वो पोस्ट मिलने लगी है ड्यू टू ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब
आज ई गवर्नेंस की वजह से हमें पता चला है कि पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिक्स में क्या रूल्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या इसमें रोल हो सकते हैं। तो आज हमें जितनी भी ई गवर्नेंस की इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें आज सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मिली है, सारी जो हमें जानकारी मिल रही गवर्नमेंट की वो ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस की वजह से मिल रही है और यही इसका ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज मिनिमम कॉस्ट एंड एट डोर स्टेप, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट है लोगों की, जो भी ज़रूरतें हैं आम जनता की, वो ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाए और वो उन्हें घर बैठे बैठे उनकी ज़रूरतें कंप्लीट हो सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट फास्टर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, इफिशिएंट एंड रिलेबल सिस्टम फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, आपको ये फैसिलिटी देता है कि जो भी पहले क्या होता था गवर्नमेंट का काम, आज कोई भी हमने काम दिया है उसको महीनों भी लग जाए और साल भर भी लग जाए तो भी मतलब बहुत धीरे स्लो काम होता था गवर्नमेंट का। आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाना है आपको तो उसमें भी कहीं सारे महीने गुजर जाने के बाद आपका एक वर्क होता था। लेकिन आज आप घर पे बैठे बैठे आधे घंटे में और विद इन 7 डेज़ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके साथ साथ डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और बहुत सारे वर्क आप घर बैठे बैठे ही कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट थी जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे काम तो आप जानते ही हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हमारे क्या होने लगे, अब जल्दी और इफ़िशिएंट वे में होने लगे हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव को लेकर गवर्नमेंट आया था। सोशल इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट का हमारी सोसाइटी पे क्या फ़ायदा पड़ा, इम्प्रूव हो गई इफ़िशियंसी यानी कि काम जल्दी होने लगा है। रिड्यूस वेटिंग टाइम यानी जो हमें समय मतलब वेट करना पड़ता था तो वेटिंग टाइम हमारा कम हो गया है। रिड्यूस कॉस्ट यानी कि पैसे भी क्या हो गए, कम लगने लगे हैं। इंक्रीज्ड पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी कि आम जनता भी अपना पार्टिसिपेशन करने लगी है। इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी अब बढ़ने लगी है। ठीक है, जो हम चाहते थे, जिन ऑब्जेक्टिव को लेकर आए थे वो ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर होने लगे हैं। लिमिटेशंस ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशन भी होगी। देखो हमने पहले ही बताया कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और उसके साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या लिमिटेशन है ई गवर्नेंस की, पीपल इन रूरल एंड रिमोट एरिया कुड नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम दी ई गवर्नेंस। लेकिन कुछ लोग आज ऐसे भी हैं जो दूर दराज इलाके में रहते हैं या जो गांव इलाके में रहते हैं, वो हमारे इंटरनेट को और इसको आज भी नहीं जानते हैं, जिससे कि वो नहीं समझ पाते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी निकाली है, गवर्नमेंट के बारे में उनको आज भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। सेकेंड चीज़, अनअवेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। आज भी लोगों के पास मोबाइल, कंप्यूटर जैसी चीज़ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और अगर है भी तो उनको ये नॉलेज नहीं है कि हम उनकी साइट्स तक या उनकी निकली वैकेंसी तक कैसे पहुँचेंगे। नॉट ऑल दी सर्विसेज कैन बी कंप्यूटराइज्ड एंड ऑफर्ड बाय द ई गवर्नेंस। सारी सर्विसेज कंप्यूटर के द्वारा बताई नहीं जा सकती क्योंकि ये गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। हम इसको इतना भी ज़्यादा ई गवर्नेंस में नहीं ला सकते क्योंकि कोई भी इंसान इसको हैक कर सकता है, कोई भी इसको चोरी कर सकता है, इसका मिसयूज़ कर सकता है, तो इसलिए हम सारी सर्विसेज को अभी भी ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं। सम ई गवर्नेंस वेबसाइट, अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ई गवर्नेंस वेबसाइट्स हैं। तो इंडिया इनकम www.incometaxindia.gov.in, यानी ये हमें जितने भी टैक्स हैं वो सारे इनकम टैक्स के रेट के इनकम टैक्स को पे करने के लिए यूज़ में आने वाली वेबसाइट्स हैं। दूसरी www.indiacode.nic.in, अगर आपको कोई भी कोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस indiacode.nic.in पर जा सकते हैं। www.rti.gov.in, RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। तो आप जितनी भी जानकारी लेना चाहते हैं वो सब आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI गवर्नमेंट पर मिल जाएगी। इसके बाद में www.india.gov.in, उसका पोर्टल का काम है सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को बताना, और अगर कोई भी इसका यूज़र बनना चाहता है गवर्नमेंट के लिए तो यूज़र को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सर्विस के लिए अप्लाई करना है तो सर्विस के लिए भी वो यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं।
www.drdo.nic.in डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस यानी सुरक्षा समिति जो है वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन की ये वाली वेबसाइट है, DRDO जिसको बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जाकर हम डिफेंस से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार गवर्नमेंट की अलग अलग फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग भी अलग अलग वेबसाइट्स बनी हुई हैं। अगला है नेक्स्ट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स और ई बिजनेस रेफर टू एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस और ट्रेड दैट यूजर ई टेक्नोलॉजीज टू फैसिलिटेट दैट सेलिंग और बाइंग। ई कॉमर्स का मतलब आपको पता ही है, आप बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट को जानते हैं, जैसे अमेज़ॉन पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ सेल कर सकते हो और कोई भी चीज़ परचेज भी कर सकते हैं। हम घर बैठे बैठे अपनी चीज़ों को बेचना खरीदना ये सब हम कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी बिज़नेस की बात करते हैं जो ऑनलाइन होता है, किसी भी मार्केट की बात करते हैं, किसी भी कमर्शियल वर्क की बात करते हैं जो ऑनलाइन होता है, तो हम उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स में एक हमारा बिजनेसमैन होता है और कई सारे हमारे कस्टमर हो सकते हैं। हर कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर से चीज़ें खरीदता है और बेचता है। तो ई कॉमर्स समझ में आया। सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि सोशल इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स। रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि अगर हम ई कॉमर्स से डायरेक्टली नहीं खरीदेंगे, कहीं बाहर से खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, अगर हम ट्रांजैक्शन और प्रोडक्शन, देखो अगर हम अगर डायरेक्ट हम कंपनी से कोई माल खरीदते हैं तो हमें सस्ता मिलता है, लेकिन आप कंपनी की जगह किसी भी शॉप पर जाएंगे और वहाँ से माल खरीदेंगे तो आपको महंगा पड़ता है। तो ऑनलाइन जब हम खरीदते हैं तो हम डायरेक्टली किसी कंपनी से खरीदते हैं, और जब हम शॉप पे जाके खरीदते हैं तो हम इनडायरेक्टली किसी भी शॉप से किसी भी कंपनी से खरीदते हैं। तो इनडायरेक्टली जब हम खरीदते हैं तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है वो शॉपकीपर को भी। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है कि जब रिडक्शन हो जाता है, किसके अंदर, प्रोडक्ट की कॉस्ट पे रिडक्शन हो जाता है जब आप ई कॉमर्स करते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स में आप डायरेक्ट कंपनी से माल खरीदते हैं। इंक्रीज इन इंटरनेट यूज़, इससे क्या हो रहा है, इंटरनेट का यूज़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, कस्टमर की जो सर्विस है वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, यानी कि वर्क करने की क्षमता और स्पीड जो है वो स्पीड भी हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक्सेस टू इंटरनेट मार्केट, यानी कि हम इंटरनेट के मार्केट को आज एक्सेस करते जा रहे हैं। क्या क्या लिमिटेशन है ई कॉमर्स की वो समझ लेते हैं। लेक ऑफ नॉलेज एंड पुअर टेलीकम्युनिकेशन, देखो आज आपको पता है कि अमेज़ॉन हो या कोई सी भी वेबसाइट हो जिससे कि आप खरीदना बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, लेकिन उस पर खरीदने और बेचने के लिए भी आपको वेबसाइट का, या तो बोला जाए कि कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं होता है तो उस केस में आप बिना कंप्यूटर के नॉलेज के किसी भी चीज़ से खरीदना बेचना नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप किसी भी फेक वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएं और आपका पैसा बर्बाद हो जाए, ठीक है, तो या आपके पैसों की हानि हो जाए, आप गलत चीज़ खरीद लें। तो इसलिए हमें कंप्यूटर का थोड़ा बहुत और नेट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो ये लिमिटेशन होती है ई कॉमर्स की। नेक्स्ट जो है उसका नाम है ई लर्निंग। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो पहली यहाँ पे लिखी है IRCTC। इस पे जाके हम क्या करते हैं, जो भी हमें ऑनलाइन अगर रेलवे टिकट बुक करना है, ये भी एक तरीके से का बिजनेस होता है। IRCTC से आप इंडियन रेलवे टिकट कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप जब आपको टिकट खरीदना हो तब। www.ebay.in, जब भी आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपका जो बिल जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट होता है। इसके बाद में www.amazon, अभी आपको बताया कि जब भी आपको बुक, CD, DVD, MP3 कोई सी भी चीज़ खरीदनी हो, अब तो अमेज़ॉन पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं तो आप उन पे खरीद बेच सकते हैं अमेज़ॉन पे। www.yatra.com, यहाँ पर आप फ़्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। जब भी आप फ़्लाइट की टिकट बुक करना चाहें तो आपको yatra.com पे जाके अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक करानी होगी। इसके बाद में है ई लर्निंग डिस्क्राइब एज अ मीन ऑफ टीचिंग
एंड लर्निंग थ्रू ई लर्निंग में क्या करते हैं, आप सभी जानते हो कि आज हम यूट्यूब से किसी भी टीचर की वीडियो को ओपन करते हैं, उसको सीखते हैं, तो हम ये क्या कर रहे हैं, ई लर्निंग कर रहे हैं। तो यूट्यूब हो गया या तो जूम हो गया, इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है जिस पे जाके आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। तो उस ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट्स को हम ई लर्निंग वेबसाइट कहते हैं, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक वे में लर्निंग करते हैं। हम घर बैठे बैठे किसी भी वेबसाइट से कभी भी किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं, और आप अपने बेस्ट टू बेस्ट एजुकेटर से बिना किसी पैसे को लगाए हुए, बिना किसी कोचिंग क्लास जाए आप घर से भी स्टडी कर सकते हैं। तो ई लर्निंग वेबसाइट्स आपको घर बैठे बैठे टीचिंग और रीडिंग टीचिंग करने के साथ साथ लर्निंग करने का भी मौका प्रोवाइड करती हैं। क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ता है इसका? सोशल पे इम्पैक्ट तो आप अभी खुद ही जानते हैं कि अच्छे से अच्छा लर्नर अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ सकता है, और इसके अंदर इंटरैक्टिव सेशन भी पॉसिबल है। जो उसमें एनिमेशंस होते हैं, जो वीडियो स्लाइड्स होती हैं, वो आपकी स्टडी को थोड़ा सा और ईजी बना देती है। और इसके साथ साथ इसके लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यही है कि हम अपने टीचर से या अपने ट्रेनर से ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर सकते। अगर हमें डायरेक्टली कोई क्वेश्चन है तो हम वीडियो में से नहीं पूछ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आती है, कोई क्वेश्चन डाउट होता है, तो आप उसमें डायरेक्ट डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लिमिटेशन के साथ हर सारी इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट अपने मार्केट में आती हैं। ई लर्निंग भी उसमें से एक है। ई लर्निंग का यही थोड़ा सा माइनस पॉइंट है कि हम इसके अंदर जो भी टीचर या ट्रेनर होते हैं उससे डायरेक्ट गाइडलाइंस नहीं ले पाते हैं। समटाइम लेस इफेक्टिव ड्यू टू इनप्रॉपर लर्निंग कंटेंट, क्योंकि उसमें लर्निंग कंटेंट ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है कभी कभी, या इतना अच्छा उसमें नॉलेज नहीं होता है, कंटेंट नहीं होता है, तो हम ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं सीख पाते। सब कुछ डिपेंड करता है लर्निंग कंटेंट के साथ साथ एक्सप्लेनेशन पे। अगर लर्निंग कंटेंट अच्छा है प्लस एक्सप्लेनेशन अच्छा है उसके अंदर, तो फिर हम इसको अच्छे से समझ पाते हैं। इट रिक्वायर प्रायर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वही सारी लिमिटेशन है कि अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप जूम को कैसे डाउनलोड करोगे या गूगल मीट को कैसे डाउनलोड करोगे, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करोगे। थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर का या मोबाइल का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी ई लर्निंग वेबसाइट्स हैं, तो अब हम नाम पढ़ लेते हैं। ई लर्निंग वेबसाइट्स में www.w3school.com, www.exlearning.org, www.ncrt.nic.in, ऐसे हमारे पास बहुत सारी अभी हम सुनते हैं। वेदांती हो गया, अनअकैडमी हो गया, फिर इसके अलावा वाईफाई स्टडी हो गया, ये सारे हमारी ई लर्निंग वेबसाइट्स के ही टाइप हैं। ठीक है, अब इन जो भी हम आईटीसी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, इसका सोशल पे या सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसे हमें और देखना है। ठीक है, तो ई लर्निंग का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पीपल चेंज देयर वे टू कंडक्टिंग द ट्रांसमिशन एंड दस सेव सोसाइटी पर। तो आप सभी जानते हैं कि ई लर्निंग वेबसाइट का ये है कि बच्चों के पास, जहाँ देखो माइनस पॉइंट तो ये है कि हम सीखना सिर्फ कुछ ही चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जब भी हम यूट्यूब या कोई सी भी साइट चलाते हो तो इसमें इतने सारे ऑप्शन आते हैं, तो हम जो सीख रहे होते हैं वो तो भूल जाते हैं और कुछ और भी सीखने लग जाते हैं। फिर जो हम पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते पढ़ते कुछ और ऑप्शन आ गया तो हम उसको देखने लग जाते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन होना भी कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। ज़्यादा ऑप्शन होने से हम फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। जो हमारा फोकस है, हम जो पढ़ने के लिए आए थे उस क्वेश्चन को तो भूल जाते हैं, उस टॉपिक को तो भूल जाते हैं, और जब जैसे ही हम नेट ऑन करके यूट्यूब पर देखते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, जिससे कि हम कंसंट्रेट होकर उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आईटीसी का क्या मतलब है? यही बोला, आईटीसी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके सोसाइटी पे इम्पैक्ट आप अपने मन से लिख सकते हैं कि सोसाइटी को क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर इसकी बात की जाए तो हमारे इन्वायरमेंट पर इसका वही इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते थे, लेकिन अब क्या होता है कि एक मोबाइल और कंप्यूटर होने की वजह से हम आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। हम एक ही जगह पर बैठकर सीखते हैं और एक ही जगह पर बैठ के सिखाते हैं, तो हम आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं, तो हम ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम जो है वो धीरे धीरे और लेज़ी हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि ये हमारा जो माइनस पॉइंट है इसको प्लस पॉइंट बनाना है, और जो भी हम टेक्निकली सीख रहे हैं, हालांकि बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन हमारे इसके साथ माइनस पॉइंट क्या है मैंने आपको बताया पहले। पहला पॉइंट,
कि हम फोकस्ड नहीं रह पाते हैं, मल्टीपल चॉइस होने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और जो लेना चाहते हैं उस डेटा के अलावा कहीं सारा और दूसरा भी डेटा ले लेते हैं। तो पहला माइनस पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि जब हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ खेलते हैं, तो हम दो लोगों से और मिलते हैं, तो हमारे अंदर हेजिटेशन ख़त्म होता है और हम बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं। ठीक है। तो ये सारे हमारे माइनस पॉइंट हैं और जो हमारे प्लस पॉइंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम सभी को क्या करना है, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस और ई वेबसाइट्स की तरफ क्या क्या पॉइंट्स है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज विद देयर डेफिनेशन कंप्लीट कर लेना। ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया इसी के क्वेश्चन आंसर इसी के लास्ट में दिए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसको हम देखेंगे और उसके साथ हम वर्क करेंगे। क्लियर हुआ? तो वो क्वेश्चंस को आप याद कर लें। आगे जैसे कंटिन्यू करेंगे हम सेशन को, तो हम आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अभी थैंक यू।